अगेन आफ्टर ए गैप ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे कि आप सभी को पता है, आज यानी कि 6 जुलाई से हमारी ऑनलाइन क्लासेस दोबारा स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है भाई, अभी स्कूल कब ओपन होंगे कब नहीं होंगे उसके रिलेटेड कोई हमारे पास पर्टिकुलर एक अभी कोई गाइडलाइंस तो नहीं है, लेकिन हाँ यह उम्मीद ज़रूर है कि आने वाले टाइम में बहुत जल्द हमारे सभी स्कूल और कॉलेजेस के ऊपर कोई ना कोई नई गाइडलाइंस ज़रूर आएंगी। ठीक है ना, तो जब तक खैर नहीं आती जब तक तो हमें अपनी स्टडीज़ को तो कंटिन्यू करना है ही। ये तो नहीं कर सकते आपकी आराम से बिना बस कोई भी प्लानिंग के आप घर बैठ जाएं, और क्योंकि भाई इस बार आपको बोर्ड एग्ज़ाम है। ठीक है ना, एग्ज़ाम है आपके कह सकते हैं पेपर्स भी टाइम पर होंगे, कोई शेड्यूल में जहाँ तक उम्मीद है कोई चेंजेस नहीं होंगे। इतना हो सकता है कि हाँ थोड़ा सिलेबस में चेंजेस आ जाएँ। ठीक है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, और जो होंगे भी वो भी असेसमेंट के थ्रू हमें करने होंगे। तो ओवरऑल हमें चैप्टर्स तो सभी कंप्लीट करने हैं। ठीक है, और अच्छा अगर आपके लिए कोई कह सकते हैं रिलैक्सेशन होता भी है तो फिर आगे कॉम्पिटिशन्स में भी अगर आपको होंगे तो वो चैप्टर्स तो फिर भी करने होंगे आपको। ठीक है, तो सिलेबस तो आपको सारा करना है। ठीक है ना, अब बेटर क्या है, बेटर ये है कि अगर हमारे पास जो भी मीडियम है, फॉर एग्जाम्पल आप ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं आपकी, आप ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, या फिर आप सेल्फ स्टडीज़ कर रहे हैं, या फिर जो भी समथिंग आपके पास कोई भी मीडियम है। ठीक है ना, मीडियम मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपकी स्टडीज़ कंटिन्यू चाहिए, उनमें कोई भी गैप ना हो। ठीक है ना, आपकी स्टडीज़ कंटिन्यू हो। ठीक है, सिलेबस आपका टाइमली कंप्लीट हो जाए, आप अपना स्टडीज़ कंप्लीट टाइमली कंप्लीट कर लें। ठीक है ना, वो इम्पोर्टेंट करता है। ठीक है ना, तो इसी को कंटिन्यू करते हुए हमारी ऑनलाइन क्लासेस आज से फिर स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है ना, जैसे कि आपको पता है इससे पहले हमारे 2 चैप्टर्स यानी कि फर्स्ट एक कह सकते हैं 1 यूनिट कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है ना, उस यूनिट में आपने क्या पढ़ा था, उससे रिलेटेड आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हमारा किस तरह से चैप्टर प्रोसीड होगा। ठीक है, तो आइए आज हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 3 यानी कि यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 3, इसका नाम है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो आप उनकी चैप्टर किस तरह से प्रोसीड करेगा। देखो अब तक आपने जो पढ़ा है, फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है, तो फर्स्ट यूनिट में आपने क्या देखा है कि आपका कोई भी चार्ज है, वो चार्ज ये कह सकते हैं कि स्टैटिक पोजीशन में यानी कि रुका हुआ है। उस चार्ज के रुके हुए होने के कारण उसका किस टाइप का बिहेवियर शो होगा, क्या चीज़ शो कर सकता है, वो आपने वो पढ़ा था। ठीक है ना, क्या देखा था उसके अंदर, आपने देखा था कि कोई भी चार्ज है वो चार्ज हमारा स्टैटिक कंडीशन है, रुकी हुई कंडीशन में है। वहाँ पर क्या पढ़ा था ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक। फर्स्ट यूनिट आपने देखी थी, क्या था नाम, क्या था उसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों रखा गया था उसका नाम, इलेक्ट्रोस्टैटिक रखा ही इसलिए गया था कि जो हमारा चार्ज है हमारे क्या है स्टैटिक कंडीशन में, किस कंडीशन में, हमारे स्टैटिक कंडीशन में, यानी कि जो हमारे चार्जेस स्टैटिक कंडीशन में होंगे। जस्ट वेट एक मिनट, हाँ, जब हमारे चार्जेस स्टैटिक कंडीशन में होंगे तो कौन सी प्रॉपर्टी शो करेंगे, किस टाइप का बिहेवियर शो करेंगे, आपने पहले यूनिट में ये पढ़ा था। ठीक है ना, उसके अंदर आपने क्या पढ़ा था कि कोई भी चार्ज है वो स्टैटिक कंडीशन में रखा हुआ है तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ठीक है ना, तो फिर आपने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फिर आपने देखा था कि पॉइंट चार्ज है, वो पॉइंट चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है। फिर आपने अलग अलग सिस्टम ऑफ चार्जेस देखे, फॉर एग्जांपल आपने डायपोल देखा, डायपोल में क्या होता है, डायपोल जिसको बोलते हैं, वो डायपोल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है एक्सियल पोजीशन पर, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है इक्वेटोरियल पोजीशन पर, या फिर आपने देखा था कि कोई डायपोल है वो कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट कर सकता है इक्वेटोरियल पोजीशन पर या फिर एक्सियल पोजीशन पर। ये सब चीज़ आपने पढ़ी थी। ठीक है ना, लेकिन उन सब चीज़ में कॉमन क्या था, उन सब चीज़ में कॉमन यही था क्या कि चार्ज किस पोजीशन में है, कैसे स्टेज में है, कि उसकी स्टैटिक यानी कि रुकी हुई पोजीशन में। ठीक है ना, लेकिन अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, हम उस चार्ज को मूव कराएंगे। अब क्या कराएंगे, हम उस चार्ज को मूव कराएंगे कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे, और अब देखते हैं कि अब क्या चेंजेस होंगे। ठीक है ना, पहले आपने देखा था कि चार्ज पढ़ा, फिर चार्ज के बाद पोटेंशियल पढ़ा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, फिर कैपेसिटर के बारे में पढ़ा, कैपेसिटर पहले फिर कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ा, फिर उन दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया तो क्या डिफरेंस हुआ, कैपेसिटेंस पर क्या फ़र्क पड़ा, कैपेसिटेंस और कैपेसिटर डिपेंड किसके ऊपर करता है, ये सब चीज़ आपने अब तक पढ़ चुके हो। ठीक है ना, लेकिन अब हम आगे क्या प्रोसीड करेंगे, हम प्रोसीड करेंगे कि अगर वो जो चार्ज पहले स्टैटिक कंडीशन में रखा होता यानी कि रुका हुआ था, रेस्ट पोजीशन में था, अगर उस चार्ज को मैं मूव करा दूँ तो क्या होगा। अब हमें
इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में कुछ कह सकते हैं अभी तो शुरुआत में बहुत बेसिक से हैं, टॉपिक्स जो हैं बहुत बेसिक हैं जो आपने अब तक फर्दर क्लासेस कह सकते हैं प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो, ठीक है ना। लेकिन आगे जो इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक आपको मिलेगा चैप्टर के अंदर व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है ना। वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और साथ ही में क्या होता है तो उसके ऊपर प्रैक्टिकल भी है, ठीक है ना। लैब में आपको क्या है उसके ऊपर प्रैक्टिकल भी है, तो सिंपल सी बात है वो टॉपिक इंपॉर्टेंट बनता है। लेकिन उस टॉपिक तक पहुंचने के लिए आपको कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ना होगा जो आप पढ़ तो चुके हो, ठीक है ना। लेकिन उसी में कुछ फर्दर ऐड हो जाएगा, एक बार रिवाइज हो जाएगा और फिर हम आके उसमें प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना। इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कभी मैंने आपको बताया व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसी में आपको एक मिलेगा पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर थ्योरेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में इसके पास दो प्रैक्टिकल्स भी हैं। पोटेंशियोमीटर के ऊपर भी दो प्रैक्टिकल भी हैं। इसके अंदर एक टॉपिक आपको मिलेगा किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इसके, ठीक। साथ में आपको मिलेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कुछ तो इसमें अंदर कुछ टर्म्स हैं चैप्टर में, ठीक है ना। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन टॉपिक तक पहुँचने के लिए कहते हैं ना वन बाय वन स्टेप वाइज हम मूव करेंगे, ठीक है। तो पहले अपना बेस तैयार करेंगे, उसके बाद हम इस चैप्टर के अंदर प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है भाई? देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, आज तक आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट, पढ़ा है क्या आपने? जब तक नहीं पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट को, उससे पहले भी आप जानते थे कि करंट होता क्या है, ठीक है ना। आप हैबिचुअल हैं करंट के, क्या आपने देखा करंट किस टाइप का होता है, क्या होता है करंट, ठीक है ना। ये सब चीज़ आप पढ़ चुके हो, ठीक है ना। तो करंट क्या है? करंट को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए करंट का कॉज क्या है, कारण क्या है, किस वजह से करंट हमारा फ्लो करता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन में बताया गया था कि चार्जेस होते हैं, चार्जेस के बारे में बताया गया था चार्ज। लेकिन डिफरेंस क्या था, वहाँ पर जितने भी चार्ज थे वो सब स्टैटिक कंडीशन में रखे हुए थे। लेकिन अगर मैं उन्हीं चार्जेस को मूव करा दूँ, क्या करा दूँ, उन्हीं चार्जेस को मूव करा दूँ, तो जब वे चार्ज हमारे एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक मूव करेंगे तो उनके मूवमेंट के कारण ही हमारा एक करंट फ्लो हो जाएगा, जिसको नाम क्या दिया हमने, इलेक्ट्रिक करंट। तो सिंपल इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट सिंपल बात करें तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी फॉर एग्जाम्पल आपने एक कंडक्टर लिया, कंडक्टर से मतलब कोई भी एक वायर है, कोई भी मैटर है, कुछ भी, ठीक है ना। अच्छे को बताओ, अगर मैं आपको जनरल टर्म में बात करूँ तो आपने मटेरियल में दो टाइप्स के मटेरियल जनरली देखे हैं, क्या? एक कंडक्टर और एक इंसुलेटर, पढ़ा है ना। कंडक्टर और इंसुलेटर में ऐसा क्या बेसिक डिफरेंस है जो उन दोनों को हमें अलग अलग पढ़ना पड़ा? बात करें कंडक्टर की, कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ फ्री चार्जेस अवेलेबल है जो फ्लो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो कर सकते हैं, जिस कारण कंडक्टर हमारे करंट को फ्लो करा सकते हैं। बात करें अगर हैंड पर किसकी, इंसुलेटर की। इंसुलेटर क्या है? इंसुलेटर हमारा एक वो मटेरियल है जिसके अंदर नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स तो हैं, ऐसी बात नहीं पार्टिकल नहीं है, लेकिन फ्रीली अवेलेबल नहीं है। कैसे अवेलेबल नहीं है? फ्रीली अवेलेबल नहीं है, जिस कारण को चार्ज फ्लो नहीं कर सकते एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। और जब चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे तो क्या, तो करंट फ्लो होगा? नहीं होगा। इसीलिए इंसुलेटर हमारे करंट कहते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये तो समझ में आया कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट किस वजह से होता है, द फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर एग्जांपल आपने एक कनेक्टर लिया, एक वायर ले ली सिंपल, उस वायर के अलॉन्ग एक पोटेंशियल लगा दिया। पोटेंशियल से मतलब क्या है, सिंपल एक बैटरी। देखो अब यहाँ पे हमने एक टर्म यूज़ करी है पोटेंशियल, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इससे पहले चैप्टर में अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे आपको ब्रीफ पढ़ाया गया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा सिंपल यही तो बताया गया था कि कोई भी चार्ज है, उस चार्ज को हम किसी भी गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क हमने किया, ठीक है ना, उसी को आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जाना था, ठीक है ना। सेकंड चैप्टर की स्टार्टिंग उससे की थी, ठीक है। तो अब यही होगा इसमें कि हम आगे अपना मूव करते चले जाएंगे और जो हम टर्म अब तक पढ़ चुके हैं, जैसे कि डायपोल पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, और कैपेसिटर पढ़ चुके हैं, कैपेसिटेंस पढ़ चुके हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ चुके हैं, या फिर जो भी टर्म आई थी हमारी क्या थी, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ चुके हैं। तो ये टर्म्स अब तक हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम आगे आने वाले चैप्टर में इन टर्म का सिंपल कह सकते हैं कॉमन यूज़ करेंगे,
ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने बोला था शुरुआत में कि फिजिक्स या फिर साइंस जो है चैन का चैप्टर है, चैन सब्जेक्ट है, यानी कि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से लिंक है। अगर आपको इस टाइम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में नहीं पता होगा तो जो मैं बोलने जा रहा हूँ कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो जिसने अपने प्रीवियस चैप्टर नहीं करे पहले उन चैप्टर्स को कंप्लीट कर ले, उन सभी वीडियोस को देख ले, और नहीं तो आगे बहुत दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो बात करते हैं आपने क्या किया, कंडक्टर किया, उस कंडक्टर के अलोंग पोटेंशियल लगा दिया, ठीक है। जब आप उस कंडक्टर के अलोंग पोटेंशियल लगाओगे तो होगा क्या, उस कंडक्टर के अंदर क्या अवेलेबल थे, नंबर्स ऑफ फ्री चार्जेस अवेलेबल थे, जिस कारण उनके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा, जिस कारण वे चार्जेस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर गए और हमारा करंट फ्लो हो गया, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि आप जो एक पेंसिल सेल आता है, आई थिंक 6-7 रुपीज़ का जो भी वो पेंसिल सेल आता है, उस पेंसिल सेल का जब आप यूज़ करते हो तो शुरुआत में यूज़ करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, काम करते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर टाइम बाद जब खत्म हो जाते हैं तो वो काम करना बंद कर देते हैं। अच्छा, क्या चेंजेस आ गए होंगे उनके अंदर ऐसे? उसके अंदर चेंजेस सिंपल यही आता है कि जो उसके अंदर दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। देखा ना, उसमें दो टर्मिनल होते हैं, उन दोनों टर्मिनल के बीच में जब आप शुरुआत में उस सेल को परचेज करके लाते हो तो उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो सेल के ऊपर लिखा रहता है 1.2 वोल्ट्स, 2.1 वोल्ट, समथिंग जो भी लिखा रहता है ना, वो उन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिस कारण हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण वो क्या कर सकता है, वर्क करा सकता है। वर्क का मतलब चार्जेस को फ्लो करा सकता है, करंट फ्लो करा सकता है, ठीक है ना। अच्छा, आपने देखा होगा तो आपको फर्स्ट सेकंड चैप्टर पढ़ाया गया तो पोटेंशियल पढ़ा था आपने। पोटेंशियल क्या पढ़ा था, वर्क डन इज इक्वल टू वीबी माइनस वी, एक टर्म आई ना, देखा था हमने कि कितना वर्क डन हुआ है, वर्क डन इज इक्वल टू वीबी माइनस वी, यानी कि पोटेंशियल सेकंड पॉइंट पर माइनस है पोटेंशियल फर्स्ट पॉइंट पर, इसे पढ़ा था, ठीक है। अगर दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाए कि वीबी वी के बराबर हो जाए तो कितना वर्क होगा, 0। क्यों, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला वीबी माइनस वी और वीबी और वी की वैल्यू सेम, तो वर्किंग कितना, 0। तो जब दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो वर्किंग कितना होगा, 0 होगा, जिस कारण कोई भी चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे। जब कोई चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे तो कोई भी इलेक्ट्रिक करंट पास आउट नहीं होगा, समझ में आया ना। तो आपने क्या किया, सिंपल एक कंडक्टर लिया, उस कंडक्टर के अलावा पोटेंशियल लगाया, यानी कि कोई बैटरी लगा दी, जिस कारण चार्जेस क्या होंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव कर जाएंगे और हमारा करंट क्या होगा, फ्लो कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका कंक्लूजन क्या निकाला आपने, कंक्लूजन सिंपल ये निकाला क्या कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या, इलेक्ट्रिक करंट कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट सिंपल और सिर्फ हमारा क्या है, चार्जेस फ्लो यानी कि कह सकते हैं चार्ज जो हमारे फ्री अवेलेबल चार्जेस हैं उन चार्जेस का फ्लो को ही हम क्या बोलते हैं, सिंपल कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट। कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ 10th क्लास में भी, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो उस I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी का मतलब क्या होता है कि I तो हमारा सिंपल करंट शो कर रहा है, Q क्या है हमारा, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, T क्या है, टी टाइम में, समझ पा रहे हो। तो यानी कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, समझ में आया ना फॉर्मूला कैसे आया। तो कितना चार्ज फ्लो किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी पूरी टर्म को हम क्या बोलते हैं, करंट, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है नीचे से, वो जस्ट वेट, ये ना I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो इस फॉर्मूले का मतलब समझा ना, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी क्यों होता है, I का मतलब करंट, कितना चार्ज किया, मतलब कह सकते हैं I का मतलब करंट, कितना करंट फ्लो होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा कितना चार्ज फ्लो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टी टाइम, ठीक है ना। ये जो आपको ऊपर ये लिखा हुआ ना, I इज इक्वल टू लिमिट टी टेंड्स टू 0 डी क्यू अपॉन डी टी, ये क्या है, देखो हमारे करंट्स के कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है, जो पेपर में तो नहीं पूछ जाते लेकिन हम जनरल टर्म में मैं आपको सीधे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। जो हमारे जो करंट होते हैं, करंट कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि आपको दो तो बहुत आपके कह सकते हैं हैबिचुअल हैं, आप उसके दो तो करंट आपने बहुत देखे हैं, कौन कौन से, डीसी और एसी, देखा है ना। डीसी क्या होता है, डीसी हमारा वो करंट होता है जिसमें हमारा कुछ जस्ट वेट, आज थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है ये, ठीक है। हाँ देखो, तो आपने देखा है डीसी और एसी। डीसी क्या होता है, डीसी होता है सिंपल हम बात करें जो टाइम के साथ करंट की वैल्यू चेंज ना करें, कि कंटिन्यूस फ्लो दे, उसको तो बोलते हैं डीसी। फॉर एग्जाम्पल आप 5 रुपये का या 7 रुपये का जो भी पेंसिल सेल लेके आते हो, कैसा करंट देता है, डीसी करंट देता है। या फिर आप घर में इन्वर्टर्स या बैटरीज लगी होती हैं, वो कैसा करंट देती है, डीसी करंट देती है, तो उस टाइप के करंट हो गया। दूसरा होता है हमारा एसी करंट। एसी करंट कौन सा, जो हमारे पावर हाउस से करंट आ रहा है,
ठीक है, जिसकी डायरेक्शन चेंज होती है, एक बार पॉजिटिव साइकिल एक बार नेगेटिव साइकिल। ठीक है, हमारे इंडिया में जो हमारी करंट आता है उसकी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज होती है। ठीक है ना, तो उस टाइप करंट हो गई। एक होता है हमारा इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस का मतलब अगर हम जनरल टर्म में देखें, इंग्लिश की टर्म में, तो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर, किसी भी क्षण पर हमारा कोई भी वैल्यू होना। तो इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर टाइम, किसी भी क्षण पर हमारे करंट की वैल्यू, उसको क्या बोलते हैं हम, इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है ना, तो जो आपको इक्वेशन दिखी है ना, आई इज इक्वल टू लिमिट डैश डी टेंड्स टू 0 डी क्यू अपॉन dt, ये जो टर्म दिख रही है आपको, कि हमें क्या शो करती है, इंस्टेंटेनियस करंट ही शो करती है। ये जो दिख रही है ये इंस्टेंटेनियस करंट शो करती है। क्या मतलब है कि जो हमारा मैथ वालों के तो बहुत ईजी है, तो नीचे लिखो ना, लिमिट के नीचे लिमिट डेल्टा टी इज इक्वल टेंड्स टू 0। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा चेंजेस है टाइम में, जो हमारे टाइम में चेंजेस है वो कितना है, बिल्कुल 0 के बराबर। यानी कि वो चेंज नहीं है टाइम में, एक पर्टिकुलर क्षण, एक पर्टिकुलर टाइम पर हमारा जो करंट की वैल्यू शो करती है, इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है ना, ये हमारा सिंपल हो गया। अब अच्छा बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट आपको पता ही है, सिंपल, आपने क्लास 10 में पढ़ी है कि एसआई यूनिट क्या होती है, करंट की एम्पियर। ठीक है ना, एसआई यूनिट में कोई दिक्कत नहीं है। एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एम्पियर। अच्छा, बात करते हैं हमारा एक सिस्टम कि हम क्या, जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है किसी भी कंडक्टर के अंदर से, उसके पर्टिकुलर डायरेक्शंस के बारे में पढ़ना। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने क्लास 11 में चैप्टर सेकंड पढ़ा था, उसमें आपने कुछ एसआई सिस्टम के बारे में पढ़ा था, सीजीएस, एमकेएस, ये पढ़ा था ना। ठीक है, तो उसमें आपने क्या देखा था कि हमने ऑल ओवर वर्ल्ड एक सिस्टम बना देता है जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना, तो इसीलिए इसी तरह हमने अपनी क्या कहते हैं, अपनी एक सुविधा के लिए हमने क्या कर लिया, कन्वेंशनल सिस्टम बना दिया। क्या कि जिस डायरेक्शन में, ये हालांकि आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है ये, ठीक है ना, लेकिन एक बार फिर बताते हैं, जिस डायरेक्शन में हमारे चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेंगे। देखो ये तो कंफर्म है कि हमारे जब चार्ज फ्लो करेंगे जब भी करंट फ्लो करेगा। ठीक है ना, लेकिन करंट किस डायरेक्शन में होगा, अगर चार्जेस किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो। ठीक है ना, तो अब उसके सिस्टम बना रहे, क्या सुनते लगाओ, क्या कि अगर हमारे पॉजिटिव चार्जेस, यानी कि प्रोटॉन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो उसी डायरेक्शन में हमारा करंट भी फ्लो करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पॉजिटिव चार्ज ईस्ट से लेके वेस्ट में जा रहे हैं, तो हमारा करंट की डायरेक्शन भी क्या होगी, ईस्ट से लेके वेस्ट की तरफ, यानी कि दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। लेकिन अगर हमारे इलेक्ट्रॉन हमारे ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा क्या होगी, उसके अपोजिट, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, दो कंक्लूजन क्या निकले आपके, कि अगर हमारे पॉजिटिव चार्ज, यानी कह सकते हैं जो हमारा करंट होगा, उस करंट की डायरेक्शन हमारी उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में हमारे क्या कर रहे होंगे, पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे होंगे। या फिर ये कह सकते हैं, जिस डायरेक्शन में हमारे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। कोई डाउट यहाँ तक, सिंपल है, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारा जो करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी। देखो आपने क्लास 11 में ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार दिया है, क्या कि हमारा करंट एक स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। आई थिंक हाफ ईयरली में भी दिया था, एनुअल पेपर में भी दिया है, और आई थिंक टेस्ट में भी दिया है एक दो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार दिया है। तो इसमें क्या पूछते हैं कि करंट हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। देखो कन्फ्यूजन क्या होता है, आज तक आपने पढ़ा है क्या कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ये तो पढ़ा है। और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में डायरेक्शन भी हो। ठीक है ना, अब बात करते हैं करंट की। करंट के पास मैग्नीट्यूड है, हाँ है, क्या मतलब 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 10 एम्पियर, 1000 एम्पियर, ये मैग्नीट्यूड तो है, बिल्कुल है। अब बात करें डायरेक्शन की, क्या डायरेक्शन भी है, हाँ है, डायरेक्शन भी है। अभी तो पढ़ा है आपने डायरेक्शन के बारे में, करंट की डायरेक्शन भी है। इसका मतलब क्या कि मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो यानी कैसा होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए। सिंपल से भी अगर नॉर्मल माइंड से देखें आप, तो सिंपल एक वेक्टर होना चाहिए, लेकिन ये वेक्टर नहीं होता, ये क्या होता है, स्केलर होता है। क्यों होता है देखते हैं। देखो आपने क्लास 11 में जब आपको वेक्टर वाला सिस्टम पढ़ाया गया था, तो उसमें बताया गया था कि कोई भी क्वांटिटी वेक्टर कब होगी, जब उसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और साथ में वो वेक्टर्स के सभी लॉज, यानी कि क्या कहते हैं, वेक्टर्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करें, तभी तो हमारी वेक्टर होगी। अब जरा इसमें देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है, देखते हैं। देखो
इसको समझाने के लिए नीचे आपको एक फिगर दिख रही है। देखो आपने क्या किया, आपने ए पॉइंट से ओ पॉइंट पर आपने करंट दे दिया कितना 3 एम्पियर, ठीक है ना। ऐसे आपने बी पॉइंट से ओ पॉइंट पर करंट दिया कितना 4 एम्पियर। कोई डाउट यहाँ तक? और उन दोनों वायर्स के बीच में एंगल भी कितना बना दिया आपने 90 एंगल। कितना बना दिया 90 एंगल। हम कुछ टाइम के लिए सपोज कर लेते हैं कि हमारा करंट क्या है क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास क्या मैग्नीट्यूड है? हाँ है। कितना एम्पियर? पहले वाले के पास 3 एम्पियर, दूसरे वाले के पास 4 एम्पियर। क्या डायरेक्शन है? हाँ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, ए से ओ की तरफ, बी से ओ की तरफ। अब जरा देखते हैं क्या ये वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करता है। देखते हैं। जब आपने पढ़ा था क्लास 11th में कि अगर आपको कोई दो वेक्टर से, हम दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना तो कैसे निकालते थे? वहाँ पर आते √a² यानी कि पहले वाले वेक्टर का स्क्वायर प्लस b² यानी कि दूसरे वाले वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। cos थीटा क्या था? उन दोनों वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल। जरा यहाँ देखते हैं, ए से ओ की तरफ आने वाला करंट कितना 3 एम्पियर, तो यानी कि ए की वैल्यू कितनी होगी 3 एम्पियर। बी से ओ की तरफ आने वाला करंट कितना 4 एम्पियर, यानी कि बी की वैल्यू कितनी होगी 4 एम्पियर। तो क्या दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे? आई रिजल्टेंट इज इक्वल टू, लिखो रफ फॉर्मूला लिखो, चलो। आई रिजल्टेंट इज इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 3 एम्पियर, बी की वैल्यू कितनी है 4 एम्पियर। दोनों के बीच में एंगल कितना 90, तो cos 90 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, बचता क्या है? आई रिजल्टेंट इज इक्वल टू √a² प्लस b²। तो कितना आंसर आया यहाँ पे? आंसर आएगा आपको 5 एम्पियर। आ रहा है सबका? देख लो एक बार कॉपी में सॉल्व करके। 5 एम्पियर आ रहा है। अच्छा ठीक है, यानी कि अगर ये वेक्टर है, क्या करंट अगर वेक्टर है तो करंट कितना आना चाहिए? दोनों का रिजल्टेंट कितना आना चाहिए? 5 एम्पियर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से कितना करंट आना चाहिए? 5 एम्पियर। अब हमने क्या किया, ओ से सी का जो टर्मिनल है यहाँ पर हमने एक इंस्ट्रूमेंट लगाया। कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगाया? अच्छा बताना जरा। करंट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगता है? अमीटर। कौन सा लगता है? अमीटर। तो हमने यहाँ पर अमीटर लगाया। जब हमने अमीटर लगाया तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर करंट 5 एम्पियर नहीं है, कितना है 7 एम्पियर, यानी कि दोनों का सम 3 + 4 = 7। यानी कि क्या मतलब है? यानी कि अगर हम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से देखें तो कितना करंट आना चाहिए? 5 एम्पियर, और जबकि यहाँ कितना रहा है 7 एम्पियर। तो इसका मतलब क्या है कि ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, और जब लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करेगा तो क्या करंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो? बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इसीलिए करंट क्या हमारा स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आया ना? तो क्या अगर दूसरा क्वेश्चन आता है तो क्या लिखोगे कि भाई ठीक है, करंट हमारा, करंट के पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन जो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन है कि उसको फॉलो नहीं करता, जिस कारण हमारा करंट वेक्टर क्वांटिटी ना होगा, क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना? अगर इस पॉइंट पर आपको डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं बाद में भी इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है ना? न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है? कह रहा है कि एक करंट है, एक वायर है, उस वायर में सबने करंट पास करा है। ठीक है ना? जो डिपेंड करता है किसके ऊपर? टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। किस तरह से डिपेंड करता है? इक्वेशन दे दी क्या, I = I0 प्लस अल्फा टी। I = I0 प्लस अल्फा टी। I क्या है? करंट है पर्टिकुलर टाइम पर। I0 क्या है? करंट है कोई भी शुरुआत, कोई भी कह सकते हैं वैल्यू एक पर्टिकुलर टाइम पर। अल्फा की वैल्यूज आपको दे रखी है, टी हमारा सिंपल टाइम को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें I0 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? गिवन कितनी? 10 एम्पियर। अल्फा की वैल्यू भी आपको गिवन दे रखी है 4। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है कि उस वायर में कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा, कितने टाइम बाद? 10 सेकेंड्स बाद, यानी कि 10 सेकेंड बाद कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा, उसकी वैल्यू निकालनी है। अब चलो एक बात बताओ, आपको चार्ज की वैल्यू निकालनी है और आपको करंट की इक्वेशन दे रखी है, तो क्या कोई ऐसी चीज़ है जो करंट और चार्ज के बीच में रिलेशनशिप रखता हो? तो दिमाग में, माइंड में एकदम क्लिक करना चाहिए क्या, कि हाँ, क्या I = Q/T। अभी देखा ना फॉर्मूला, I = Q/T, लेकिन यहाँ पे क्या है? चेंज हो रहा है हर चीज़। तो आप चेंजेस वाला ले लोगे क्या? I = dQ/dt, यानी कि कितना चार्ज में चेंज हुआ है, कितना चार्ज फ्लो किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि I = dQ/dt बराबर करना चाहिए। अब देखो थोड़ा ये न्यूमेरिकल जो है डायरेक्ट कर रखा है इसके अंदर, तो आप कॉपीज लो अपनी
और उसमें जो मैं बोलते जा रहा हूँ वो लिखते चले जाओ, ठीक है ना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा बहुत ज़्यादा। देखो लिखो इसके अंदर i इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में लिखोगे आई की वैल्यू आपको गिवन दे रखे ना क्या, आई इज इक्वल टू आई नॉट प्लस अल्फा टी, तो लिखेंगे डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू आई नॉट प्लस अल्फा, सिंपल आई की वैल्यू पुट कर दिए तो कुछ किया नहीं, ठीक। अब अच्छा बताओ इस इक्वेशन को देख के आपको वैल्यू किसके निकालनी थी, आपको वैल्यू निकालनी थी चार्ज की, किसकी निकालनी है, चार्ज की। तो चार्ज की वैल्यू निकालनी है तो क्यू को एक तरफ रखो, बाकी से एक तरफ। तो नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे डी क्यू इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे, आई नॉट प्लस अल्फा टी ब्रैकेट क्लोज इनटू डी टी, हो गया। ये क्या है, ये आपकी वैल्यू है डी क्यू की, लेकिन आपको तो क्यू की वैल्यू निकालने कितने टाइम बाद, 10 सेकंड्स बाद, ठीक है ना। तो ये डी क्यू क्या है, डी क्यू करता है रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू। तो डिफरेंशिएशन को हटाने के लिए आप क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन का अपोजिट कौन होता है, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन हटाने के लिए आपने क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो नेक्स्ट टाइम में लिखोगे क्या, डी क्यू की जगह क्या आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन, ये वाली लाइन लिख देंगे आप बिल्कुल एज इट इज, ठीक है ना। तो q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई नॉट प्लस अल्फा टी इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, आई नॉट का डी टी के रेस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या देगा, आई नॉट इंटू टी, ये रहा, प्लस अल्फा एज इट इज कॉन्स्टेंट है अल्फा, तो अल्फा एज इट इज आ गया, टी का टी के रेस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, टी स्क्वायर बाय 2, तो ये होगा टी स्क्वायर बाय 2, प्लस क्या करते हैं कांस्टेंट टर्म लेते हो, क्योंकि इंटीग्रेशन जब भी करते हैं कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं साथ में, प्लस टी हो गया, ठीक है ना। अब इस टी की वैल्यू निकालते हैं, टी की वैल्यू कैसे निकालोगे, जब टाइम 0 है, यानी कि टी 0 है तो क्यू कितना होगा, 0। सिंपल सी बात है, जब टाइम 0 है, जब हमारा कोई टाइम स्टार्ट ही नहीं हुआ तो चार्ज कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। तो टी 0 एट टी इज इक्वल टू 0, क्यू इज इक्वल टू 0, लिख लिया। जब t की वैल्यू 0 कर दोगे, q की वैल्यू भी 0 कर दोगे, तो c की वैल्यू निकल आएगी, कितनी आ रही है, 0। यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये, ठीक है। अब सिंपल ये दोबारा लिखेंगे, q इज इक्वल टू आई नॉट प्लस आई नॉट इंटू टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाय 2, सिंपल c की जगह 0 पुट कर दिया, ठीक है। आपको q की वैल्यू निकालनी है कितने टाइम बाद, 10 सेकेंड्स बाद। तो क्या आपको आई नॉट की वैल्यू दे रखी है, हाँ दे रखी है, क्या ये आई नॉट इज इक्वल टू 10। क्या आपको अल्फा की वैल्यू दे रखी है, हाँ दे रखी है, अल्फा इज इक्वल टू 4। क्या आपको टी की वैल्यू दे रखी है, कितने टाइम बाद पूछ रहा है, 10 सेकेंड्स बाद, कितने सेकेंड बाद, 10 सेकेंड बाद, ठीक है। सबकी वैल्यूज पुट कर दो, आई नॉट की जगह 10 पुट कर दो, टी की जगह भी 10 पुट कर दो, अल्फा की जगह 4 पुट कर दो, तो अपना क्यू निकल आएगा। तो यानी कि क्यू यानी कि 300 कूलम चार्ज फ्लो कर जाएंगे कितने सेकंड में, 10 सेकंड में उस वायर के, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक, आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे आगे चैप्टर में, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएंगी। अगर आपने बेसिक क्लियर नहीं किया तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी शुरुआत से लेके चलो अपना, ठीक है ना, कोई भी डील मत कर दो इसमें, और चैप्टर इंपॉर्टेंट तो ये है ही, ठीक है।